नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक टॉपिक। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में शिशु के जन्म के योग के बारे में। हम कैसे जानें, कैसे समझें। देखिए, शिशु के जन्म के बारे में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उनके शिशु का जन्म ना होने की स्थिति उन्हें बहुत ही परेशान करती है, पीड़ित करती है। उन सभी के लिए आज हम का जो हमारा कार्यक्रम है विशेष उपयोगी रहने वाला है, जिसमें हम ये जानेंगे कि शिशु के जन्म का योग और उसका क्या समय रहेगा। कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे, साथ ही साथ इस टॉपिक का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक टॉपिक। जन्म पत्रिका में अगर हम हिंदू रीति रिवाज को ध्यान में रखें, हिंदू शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखें, तो कहा गया है कि कोई संतान अपने माता पिता को नर्क से बचाती है, उनकी नर्क में जाने से रक्षा करती है। पंचम भाव को साधारण रूप से देखें तो संतान और शिक्षा का सूचक माना जाता है। अब ये पंचम भाव है, सब आप जानते हो, ये लग्न है, एंटी क्लॉकवाइज हम काउंट करते हैं, और ये पंचम भाव है। तो पंचम भाव को संतान का और शिक्षा का सूचक माना जाता है। पंचम भाव से मुख्यतः संतान पक्ष का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और इस भाव पर आधारित अधिकांश ज्योतिष फलादेश जातक के संतान पक्ष से संबंधित होते। नवम भाव क्या है? नवम भाव है संतान का वैकल्पिक भाव, क्योंकि ये देखिए त्रिकोण भाव यहाँ पंचम से पंचम है, 1 2 3 4 5, ये नवम भाव, ये संतान का वैकल्पिक भाव कहा जाता है। संतान का वैकल्पिक भाव हो गया कौन सा? नवम भाव। वहीं वर्ग कुंडली में अगर हम बात करेंगे तो हम इसके लिए सप्तमांश की कुंडली यानी कि D7 चार्ट देखेंगे, जिससे संतान पक्ष के विषय में अधिक जानकारी मिलेगी। और इसे राशि कुंडली का विश्लेषण करते समय सप्तमांश के लग्न और लग्न स्वामी और उससे संबंधित जो भाव है अर्थात पंचम भाव और सप्तमांश में उसके स्वामी पर ध्यान दिया जाए ना, बेहद महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली और वर्ग कुंडली, जन्म कुंडली और वर्ग कुंडली कौन सी? सप्तमांश। इनके द्वारा जो फलादेश हैं बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं। आप उनको देखोगे तो आप कहोगे बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे कि मानकर चलें कि राशि कुंडली में, जैसे राशि कुंडली देखें उसमें जो पंचम भाव है, राशि कुंडली में पंचम भाव या पंचम का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठ जाए? अष्टम भाव में बैठ जाए। यहाँ का स्वामी, इस भाव का स्वामी यहाँ आकर विराजित हो जाए, पंचम भाव का स्वामी यहाँ आकर बैठ जाए, ठीक है। और सप्तमांश कुंडली को जब देखोगे तो सप्तमांश का जो पंचम भाव का स्वामी है वह भी सप्तमांश के अष्टम में आकर बैठ जाए, दोनों में। तो यह स्थिति क्या दिखाएगी? संतान सुख के क्षीण होने का ये संकेत है, संतान सुख के क्षीण होने का संकेत। ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को संतान का, विशेष कर पुरुष संतान का कारक कहा जाता है। और संतान के संबंध में जो विषय है उसका विश्लेषण करते समय पंचमेश के अतिरिक्त बृहस्पति पर भी समान रूप से हम सबको ध्यान देना होगा, यानी कि गुरु पर भी हमको ध्यान देना होगा, गुरु बृहस्पति पर। संतान की उत्पत्ति से पूर्व लोग एक बात जानने के बहुत इच्छुक रहते हैं कि उनके बेटा होगा या बेटी होगी। देखिए, मेरा मानना है कि संतान का रूप
पुत्र या पुत्री न होकर केवल संतान रूप होना चाहिए, चाहे वह पुत्र है पुत्री है, जो भी सुख देने वाली हो संतान वह होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई हमसे ये कहे कि लड़के अधिक होंगे या लड़कियां अधिक होंगी, तो उसको हम, उनकी संख्या को हम कैसे जान सकते हैं, उसके आधार क्या हैं, तो यह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि यदि पंचम भाव का स्वामी अगर कोई स्त्री राशि है और स्त्री नवांश और स्त्री नक्षत्र में बैठा हुआ है, जैसे आपको यहां समझाने का प्रयास करूंगा। मानकर चलिए मेष राशि, लग्न मेष लग्न है, तो पंचम भाव में सिंह राशि बनती है। ये पुरुष राशि, पंचम भाव में ये पुरुष राशि है। अब देखिए स्त्री राशि की बात हो रही है, यहां आते हैं वृषभ लग्न में। यहां पंचम की राशि कौन हो गई? स्त्री राशि हो गई, क्योंकि यहां कन्या राशि है, स्त्री राशि है। अगर यही जो इसका स्वामी है, इसका स्वामी कौन है? बुध है। अगर वो नवमांश में, स्त्री नवमांश में चला जाए, स्त्री नवमांश का अर्थ है कि मानकर चलिए शुक्र के घर में बैठ जाए, बुध बैठ जाए कहां पर? नवमांश कुंडली में आप देख लीजिए, बुध के घर में बैठ जाए। बाकी मैं प्रयास करूंगा और समझाने का। और नक्षत्र भी देखें तो वहां नक्षत्र भी स्त्री नक्षत्र हो, तो वहां पर लड़कियों की संख्या संतानों में अधिक होती है लड़कों की तुलना में। स्पष्ट है। दूसरा हम देखेंगे कि अगर पुरुष राशि हो, जैसे यहां पर मेष लग्न में क्या रहेगी? पुरुष राशि। और यही जो पुरुष राशि के अधिपति कौन हुए? सूर्य हुए। और यही नवमांश में जाकर भी कहाँ बैठ जाएं? किसी पुरुष राशि में बैठ जाए, पुरुष राशि में जाकर ये बैठ जाएं। कौन? जैसे कि मानकर चलिए यहाँ जाकर बैठ जाएं, नवमांश कुंडली है एक, सपोज कीजिए ये नवमांश है और सूर्य यहाँ आकर बैठ जाए पुरुष नवमांश में या पुरुष नक्षत्र के साथ हो जाए, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक होती है। यहाँ ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। आगे एक बात और कर लेते हैं। एक बात कर लेते हैं कि यदि पंचम भाव में कोई दुस्वभाव राशि हो, दुस्वभाव राशि कैसे? जैसे कि ये राशि है, ये दुस्वभाव राशि है, ये दुस्वभाव राशि हो गई। तो दुस्वभाव राशि है और दुस्वभाव नवमांश में हो, तो दुस्वभाव राशि और दुस्वभाव नवमांश में जो पंचम भाव के अधिपति हो जाए, तो जुड़वा बच्चों की उत्पत्ति बताई जाती है। जैसे कि यहाँ पर बुध हो गए यहाँ पर, और यही मानकर चलिए नवमांश में अपने यहाँ जो नवमांश कुंडली में बैठ जाएं, कहाँ पर? मिथुन राशि में। देखिए इसको मत समझिए ये लग्न चार्ट के रूप में दिखा रहा हूं, लेकिन इसको कुछ समय के लिए, जब जैसे बुध यहाँ बैठे हैं लग्न में, लग्न कुंडली में, और वही फिर नवमांश कुंडली, अब इसको भूल जाइए कुछ समय के लिए। अब नवमांश कुंडली में वही बुध आगे बैठ के 3 नंबर में है, तो ये कौन सी है? द्विस्वभाव राशि हो गई। द्विस्वभाव राशि में आकर बैठ जाए तो जुड़वा बच्चों की उत्पत्ति हो सकती है। एक सूत्र और है, उस सूत्र को और समझ लेते हैं। सूत्र है कि यदि लग्न से पहले 6 भावों में, लग्न है ये, लग्न से पहले 6 भाव, यहां तक पहले 6 भावों में किसी एक पर पंचम स्वामी का आधिपत्य हो, किसी एक पर मान के चलिए ये बुध यहाँ पर हुए और इनका इन भावों यहीं तक ही विराजित हो गए, यहाँ तक ही छठे भाव तक ये विराजित हो गए, तो ये दिखाता है कि संतान शीघ्र होगी, संतान शीघ्र होगी। जैसे यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, संतान शीघ्र का दिखाते हैं। इधर बैठे तो नहीं, संतान क्या होगी? शीघ्र होगी, संभावना रहती है। ये है
और यदि ये पंचम के स्वामी का आधिपत्य यहाँ से 7 से लेकर 12 तक हो, यहाँ बैठे, मान के चलिए यहाँ बैठ जाए, तो इसका अर्थ है संतान जो होगी वह क्या होगी, उसकी संख्या जो होगी संतान की वह कम होगी और संतान होने में थोड़ा सा समय, थोड़ा सा विलंब हो सकता है। यहाँ तक हमने ये कुछ कॉमन फॉर्मूलाज हैं, इसके सूत्र हैं, उनको हमने देख लिया। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें संतानहीनता का संकेत भी दिखता है। कैसे दिखेगा? अगर ये पंचम भाव है, ये भाव कौन सा है? पंचम। इस पंचम भाव पर मंगल या फिर कन्या का प्रभाव हो और वहां राहु स्थित हो जाए, यहां पर ये कन्या राशि हो, मंगल हो जाए, यहां पर राहु हो जाए, या फिर मंगल यहां से बैठ के देखें, यहां बैठ के देखें, यहां मंगल बैठ कर देखें, यहां बैठे होंगे तब भी देखेंगे मंगल, तो यह स्थिति संतानहीनता के संकेत देती है। ऐसा आवश्यक नहीं कि संतानहीनता हो ही, लेकिन यह विलंब को भी दर्शाती है कि जो संतान होने में विलंब है या संतान संबंधित कुछ समस्या आ रही है, यह कुछ ना कुछ समस्या को अवश्य स्पष्ट करेगी। या फिर एक स्थिति ये होती है कि राहु जो है वो पंचम भाव का जो अधिपति है उसके साथ युति कर ले, मानकर चलिए यहाँ बुध बैठ जाए, उनके साथ राहु बैठ जाए, यह स्थिति हो गई। पंचम भाव के अधिपति हैं बुध इस समय, इसलिए अगर एक स्थिति और मैं आपको बता देता हूं, अब बुध यहां बैठे राहु के साथ या कहीं पर भी बैठे, एक स्थिति है कि पंचम भाव में राहु विराजित हो जाए और इनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए। ऐसी स्थिति में दृष्टि होगी यदि मंगल 10वें भाव में बैठे हों, यदि 11वें भाव में हों या दूसरे भाव में हो और राहु पंचम में हो, तब यह स्थिति होगी। ये स्थिति हो जाए तभी वह संतानहीनता के योग को स्पष्ट करता है कि वहां पर संतान होने में देरी या संतान का ना हो पाना भी दिखता है। एक स्थिति रहती है कि राहु लग्न में बैठ जाए और गुरु और मंगल ये पंचम भाव में बैठे, राहु यहां बैठे। अब राहु क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 इन दोनों को पीड़ित करेंगे और पंचम भाव को भी पीड़ित करेंगे। तो यह स्थिति भी क्या करेगी? यह स्थिति भी संतानहीनता को दिखाने वाली होगी। एक कंडीशन और है, उसको भी आप समझ लीजिए। पंचम भाव में यदि राहु बैठे हों, उनके साथ बुध बैठे हों, जरूरी नहीं है 6 नंबर लिख रहा है तो 6 नंबर में ही हाल हो, कहीं पर भी हो, पंचम भाव में राहु और बुध की युति अगर बनी हुई है तो ये संतानहीनता के योग के रूप में स्पष्ट है। एक सूत्र और समझ लेते हैं कि मंगल कहाँ बैठा हो? यहां बैठा हो, दूसरे घर में बैठा हो। यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए यहां दिखाता हूं मैं आपको कि मंगल कहाँ बैठा हो। मंगल यहां बैठा हो और शनि यहां पर विराजित हो तीसरे घर में। मंगल दूसरे घर में लग्न से, ये लग्न है, लग्न से दूसरे घर में मंगल बैठे हो, लग्न से तीसरे घर में शनि बैठे हो। देखिए यहां बैठकर शनि की क्या करेंगे? 1 2 3 पंचम को पीड़ित करेंगे। यहां मंगल बैठकर क्या करेंगे? 1 2 3 4 ये भी पंचम को पीड़ित करेंगे। तो ये संतान
ये संतानहीनता के योग हो सकते हैं। अब देखते हैं कि पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठकर क्या पीड़ा देता है, इसको भी स्पष्ट हम समझ लेते हैं। अगर पंचम भाव में सूर्य विराजित हो जाए तो यह दिखाते हैं कि शिशु का जो जन्म है वो बड़े कष्टों के साथ होता है। लेकिन वहीं इनके ऊपर, सूर्य के ऊपर, अगर मानकर चलिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है या फिर कोई शुभ ग्रह इनको देखता है, शुक्र देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ये संतान के लाभ का संकेत होगा। संतान के लाभ का संकेत यह होगा। वहीं अब बात करें कि यदि यहां किसी की जन्म पत्रिका में पंचम में चंद्रमा दिखे तो ऐसे जातक की संतान जो होगी या तो बहुत ही विख्यात होगी या बहुत कुख्यात होगी। जो करेगा टॉप करेगा, अच्छा बनेगा तो टॉप, बुरा बनेगा तो टॉप। अष्टम या द्वादश भाव में अगर चंद्रमा, यहां हमने देख लिया पंचम में, अगर अष्टम में या फिर द्वादश भाव में चंद्रमा कैसा हो, पीड़ित हो, राहु बैठे हों देखते हो, केतु बैठे हों देखते हो, किसी भी प्रकार से पीड़ित होता हो चंद्रमा, तो ऐसा चंद्र संतान की मृत्यु का संकेत देता है कि उसकी संतान मर जाएगी, कम जिएगी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। वहीं बात करें अगर बुध पंचम भाव में बैठ जाए तो क्या करेंगे? यदि बुध पंचम भाव में बैठ जाए, हम बुध अगर किसी के पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो माता पिता जो होते हैं उनको संतान चिंता देती है, वो संतान की तरफ से बहुत ही चिंतित रहते हैं, उनको हमेशा संतान से संबंधित समस्या देखने को मिलती रहती है, संतान को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। वहीं मंगल अगर पंचम भाव में बैठे, मंगल अगर पंचम भाव में बैठे तो संतान उत्पत्ति बड़े कष्टों से होती है। और इतने पर एक बात और देखिए कि यदि मंगल को बृहस्पति या शुक्र पीड़ित कर दे, अगर बृहस्पति या शुक्र पीड़ित कर दे, मंगल को देखे गुरु या है शुक्र देखे पीड़ित कर दे, साथ में बैठ जाए, कैसे भी पीड़ित कर दे, तो ऐसे समय में संतानों का, जब भी इनकी दशा अगर वगैरह होगी तो संतानों का नाश करेगी, संतानों को कम करेगी, पीड़ित करेगी। पंचम भाव में गुरु बृहस्पति अगर बैठे हुए हैं, कारक हैं इस भाव के, तो संतान कैसी देंगे? आज्ञाकारी, कर्तव्य परायण संतान यह देने वाले होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शुक्र की, कि शुक्र अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, तब इसका अर्थ क्या है? ऐसा जो ऐसे जातक की जो संतान है वह बड़ी कला प्रिय होती है और संगीत की भी वह संगीत का से भी बड़ा स्नेह करती है, संगीत को मानने वाली संतान उनको मिलती है, म्यूजिक की तरफ रुझान रखने वाली संतान उनको प्राप्त होती है। वहीं अब बात करें कि यहाँ पर पंचम भाव में यदि शनि विराजित हैं तब क्या होगा? तो शनि देरी करते हैं, विलंब करते हैं, तो ये संतान की उत्पत्ति में विलंब करेंगे। और यदि शनि मंगल या शुक्र से पीड़ित हो जाए, शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या फिर शनि के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए शनि के ऊपर, कुछ भी हो जाए इनमें से,
शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की पड़ जाए, तो संतानों की जो माता पिता है उनके साथ सहानुभूति नहीं होती। पेरेंट्स कहेंगे हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, वो कहेंगे दुनिया करती है, आपने कुछ स्पेशल नहीं किया। यह स्थिति बनती है। अब देखिए पंचम भाव और पंचमेश की अगर हम ज्योतिषीय गणना करें तो बृहस्पति और बृहस्पति से पंचम भाव, तो अगर हम यहाँ देखें पंचम भाव की चर्चा करें और गुरु की चर्चा करें, गुरु जहां भी बैठे हैं वहां से पंचम भाव मान के चलिए, गुरु यहाँ बैठे हैं तो इनसे 1 2 3 4 5 पंचम भाव, तो गुरु से पंचम भाव शुभ अशुभ संतानों के संकेत देते हैं, किंतु बच्चों के जन्म के समय का ज्ञान ग्रहों के गोचर के किसी समय विशेष में चल रही ग्रहों की दशा के आधार पर प्राप्त किया जाता है। संतानोत्पत्ति के काल निर्धारण के लिए हम क्या देखेंगे, चालू दशा का विश्लेषण करेंगे और संतानोत्पत्ति में हम ग्रहों की दशा क्या है उसके दौरान होगी, तभी संतान उत्पत्ति हो पाएगी। अगर यह स्थिति जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह चलेगी, जैसे कि पंचम भाव के अधिपति की यदि दशा महादशा अंतरदशा चले तो संतानोत्पत्ति के योग होते हैं उस समय पर। इसके अधिपति की दशा चले अंतरदशा चले, चलिए कुंडली में देख लेते हैं। मानकर चलिए मेष लग्न की जन्म पत्र का है, पंचम भाव के अधिपति सूर्य होते हैं, सूर्य की महादशा चले, दशा चले, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चले तब। दूसरा पॉइंट है कि पंचम भाव के अधिपति जैसे यहाँ पर सूर्य हैं, वह किसी राशि में जाकर बैठ जाए, उसकी दशा चले, जैसे मानकर चलिए इनके राशिपति की दशा चले, जैसे यहाँ पर सूर्य यहाँ आकर बैठ गए, सूर्य के राशिपति कौन हो गए, शनि हो गए, तो शनि की दशा चले, सूर्य की दशा शनि की दशा, अब दो दशाएं मिल गई। तीसरी बात कि D7 चार्ट जो होगा, D7 मान लेते हैं, इस D7 में देखें तो यानी कि सप्तमांश, इसका लग्नेश की यदि दशा चल जाए, मान के चलिए 12 नंबर निकल के आ रहा है उसमें D7 में, तो उसका लग्नेश कौन हो जाएगा, गुरु बृहस्पति हो जाएगा। तो गुरु बृहस्पति की दशा चले तब भी संतानोत्पत्ति का के लिए वह अनुकूल समय होगा। और संतान का नैसर्गिक कारक ग्रह गुरु बृहस्पति हैं, तो उनकी दशा चले तब भी संतानोत्पत्ति के योग बनेंगे। बृहस्पति या चंद्र से यदि पंचम राशि को देखें तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं, सपोज कीजिए कि गुरु से बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे मान लीजिए, तो चंद्रमा से पंचम 1 2 3 4 5 पंचम ये भाव हो गया, और गुरु से पंचम ये भाव हो गया। ये चंद्रमा से, ये गुरु से, ये चंद्रमा से, ये है गुरु से, नीचे वाला गुरु से, ऊपर वाला पंचम जहाँ 5 लिखा है ये गुरु से, या 2 लिखा है वो चंद्रमा से। कब, पंचम भाव। चंद्र से या गुरु से पंचम भाव, इनके स्वामियों को टटोलो। अब इसका स्वामी कौन हो गया, इसका हो गया सूर्य, इसका स्वामी कौन हो गया, शुक्र। ठीक है, तो इनसे अब हम शुक्र से देखेंगे, बृहस्पति से देखेंगे, चंद्रमा से देखेंगे, बृहस्पति से देखेंगे, तो जो चंद्रमा से देखेंगे तो वहां पर कौन आते हैं, शुक्र आ जाते हैं, शुक्र की दशा चले। या फिर गुरु से देखें तो सूर्य की दशा चले, तो ऐसी दशा काल में संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं। स्पष्ट हो गया यहाँ पर। अब हम आते हैं 6 पॉइंट पर, जो कहता है कि पंचम भाव के अधिपति जिस राशि में बैठे उस राशि की के स्वामी की दशा में, जैसे मानकर चलिए यहाँ हमने बैठा दिया शनि के घर में, तो इस राशि के स्वामी कौन होते हैं, शनि होते हैं, मकर राशि के। तो यदि शनि की दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कुछ भी चले तो वहां क्या होगा, तो वहां संतान उत्पत्ति के योग बनेंगे।
अगर पंचम भाव स्थिर राशि हो, जैसे कि यहां पर है, ठीक है, पंचम भाव क्या है, स्थिर राशि हो, और पंचम भाव का अधिपति और पंचम भाव को देख रहे ग्रहों से, देख रहे ग्रहों से युत ग्रहों की दशा में अगर कोई ग्रह देखते हैं, या तो उनको देख रहे हैं या उनके साथ बैठे हैं। फिर से सुन लीजिए कि पंचम भाव में जो स्थित हो, या फिर पंचम भाव के अधिपति, या फिर पंचम भाव के अधिपति को जो ग्रह देख रहे हो, या तो देखो पंचम भाव को देखें, पंचम भाव में बैठे, या पंचम के स्वामी को बैठे देखें, मंगल बैठे यहाँ पर, शुक्र बैठे यहाँ पर, शनि बैठे, ये क्या कर रहे हैं, ये जो सूर्य हैं पंचमे से, उनको देख रहे हैं। तो जब भी ऐसा होगा, मानकर चलिए इसके साथ में यहाँ पर सूर्य के साथ में बैठ गए हैं मंगल बुध शुक्र, बुध, चलो बुध बैठ जाते हैं, बुध बैठ जाते हैं। तो अब सूर्य की महादशा तो आप देखो गई, बुध की महादशा भी देखो, बुध की महादशा, मंगल शुक्र और शनि, इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कुछ भी हो, उनमें क्या होगा, संतान उत्पत्ति के योग बनेंगे। यहां आपको स्पष्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कि गोचर पैरामीटर में क्या कंडीशन होगी। गोचर जो है वो भी देखना बड़ा आवश्यक है। यहाँ दशाओं में तो हमने देख लिया, स्थिति क्या बनेगी। गोचर में यदि देखें, गोचर में अगर हम देखें तो जो गोचर है उसमें हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। उन 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट्स पर शनि और बृहस्पति काम करें तो फिर वह समय काल होता है। जैसे कि पंचम भाव, फिर पंचम भाव के अधिपति जैसे सूर्य, फिर नवम भाव वैकल्पिक भाव है, नवम भाव, और नवम भाव के कौन, नवम भाव के अधिपति या नवम भाव चंद्रमा से या फिर लग्न से, यानी कि जो भी नवम भाव के अधिपति बैठे, ये यदि इनके ऊपर शनि की या फिर गुरु बैठे हों, या इनकी दृष्टि पड़ती हो, गोचर वाले जो गुरु हैं उनकी, तो यह स्थिति बनती है, संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं। और यदि दसम और गोचर पैरामीटर, यदि दसम और गोचर पैरामीटर जो ऊपर वर्णित है उसके अनुरूप हो जाए, तो उस दशा विशेष में संतान उत्पत्ति होने का योग बन जाता है। अब हम इस विषय को समझ चुके हैं। अब एक जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे, उसके आधार पर हम इसको समझेंगे कि कितना हमें स्पष्ट ये टॉपिक हुआ। यहाँ पर पहले मैं इस जन्म पत्रिका की थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम इस पत्रिका की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दिनांक दे रखी है 19 अक्टूबर 1952, समय 15:15 का है, स्थान है नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश की यह जन्म पत्रिका है। यहाँ हम इस जन्म पत्रिका के लग्न चार्ट को देखेंगे, और लग्न चार्ट से हमने जो अब तक सूत्र समझे उनका विश्लेषण करेंगे। लग्न चार्ट के आधार पर पंचम भाव को आप देखिए, पंचम भाव में कौन सी राशि है। तो पंचम भाव में मिथुन राशि है, और ये लग्नेश कौन हो जाते हैं, लग्नेश हो जाते हैं शनि। और पंचम भाव के जो अधिपति हैं वे कहाँ जाकर बैठ गए हैं, वे चंद्रमा के साथ जाकर बैठ गए हैं, और सूर्य भी वहीं पर विराजित हैं। यहाँ यह स्थिति स्पष्ट हमको हो रही है। अब चंद्र
लग्न का भी विश्लेषण कर लेते हैं। तो चंद्र लग्न को जब देखोगे आप, तो यहाँ चंद्र लग्न से पंचम भाव के अधिपति होते हैं शनि, और पंचम भाव के अधिपति शनि कहाँ, अपने भाव से 12th हाउस यानी कि बुध की राशि में जाकर बैठ गए हैं। हमें यहाँ दोनों स्थितियां देखने को मिल रही हैं। देखिए, इनका जो गोचर, इनकी 3 संतानें हुई। अगर आप गोचर को चेक करोगे उस समय का, तो इनके 3 संतानें हुई। अब मैं चेक करूंगा तो वर्तमान का गोचर दिखाएगा, इसलिए आप उस समय जो मैं बता रहा हूं उस गोचर को एक बार चेक कर लेना। इनके 3 संतान हुई, 2 बेटियां और 1 बेटा। अब देखिए आप, हमने कहा संतानों की अधिकता उनकी राशियों के आधार पर स्पष्ट हो जाती है। तो जरा ध्यान से देखिए, जब हम लग्न कुंडली को देखेंगे तो लग्न कुंडली में द्विस्वभाव राशि है, तो 2 बेटियां हैं यहाँ इनके। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर स्त्री राशि है, मिथुन राशि स्त्री राशि है, तो यहाँ जो कन्या संतानें हैं उनकी संख्या पुत्र संतान की अपेक्षा ज्यादा है। यह आपको स्पष्ट हो गया। एक संतान का इनका जन्म हुआ। अब पहले आप एक बार दशा देख लीजिए, दशा किसकी। तो जरा दशाओं पे ध्यान देंगे तो इनके ऊपर जो 84 है, इस तक इनके ऊपर गुरु की महादशा चली और राहु से प्रारंभ हुई और गुरु की महादशा चली। उसके बाद में शनि की इनके ऊपर महादशा चली है 84 से। कब से? सितंबर 84 से शनि की महादशा इनके ऊपर चल गई। चलिए शनि को तो ओपन करते हैं। शनि चंद्र कुंडली के आधार पर पंचम भाव के अधिपति होते हैं, यह स्पष्ट है। ध्यान से देखिए, इनकी जो पहली संतान हुई वह कब हुई? पहली संतान इनकी 10 दिसंबर 1984 को हुई। देखिए 10 दिसंबर 1984 की स्थिति कब आती है। तो यहां तक रहा इनका, क्योंकि 85 तक क्या है, मार्च 85 तक शनि में शनि, शनि में शनि, यानी कि शनि शनि शनि, दशा भी शनि की, महादशा भी शनि की, अंतरदशा भी शनि की और प्रत्यंतर दशा भी शनि की। और इस समय में इनके एक संतान का जन्म हुआ, पहली संतान का जन्म हुआ इनकी। और उस समय पर गोचर में तुला राशि में शनि थे और जो धनु राशि है उसमें गुरु थे। अब यहां हम समझ चुके। पहले मैं आपको समय बता देता हूं किसकी दशा में क्या क्या हुआ। फिर 1986 में इनके, कितनी 86, 31 अगस्त 1986, तो यहां तक नहीं, यहाँ 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 आएगा। शनि में शनि और शनि में चंद्रमा की दशा में इनके दूसरी संतान हुई। तीसरी संतान कब हुई इनके? इनके हुई तीसरी संतान 1988 में। तो यहाँ तो स्थिति अब इसकी हट गई। अब हम किस पे आएंगे? वापस चलते हैं, दशा में फिर चलते हैं। या दशा में देख लेते हैं हम इनके। जी हाँ, दशा, विष्णुत्तरी दशा, वापस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ शनि में बुध की, जब शनि में बुध की दशा चली तब इनके क्या हुआ, इनके तीसरी संतान का योग बना है। अब हमें 3 कंडीशन पता चल गई कि इनकी जो तीसरी संतान हुई तो वहाँ यह स्थिति रही। 1990 वाले में आए होंगे, 88 में हुई इनकी तीसरी संतान। कितने? 11। तो 11 यहाँ तक 88 में देखें हम, तो यहाँ इनकी जो संतान है वहाँ
शनि में बुध, और बुध में कौन आए थे? बुध में चंद्रमा आए थे। बुध में कौन आए थे? चंद्रमा। यहाँ स्थिति आ गई तीसरी संतान की, जो 89 तक आ रहा है, क्योंकि यहाँ 11 तक है और हमें कहाँ तक जाना है? 16-11 तक है, और हमको कहाँ तक जाना है? 30-11 तक। तो यहाँ 15 दिन बाद इसकी चल गई शनि में जो शनि में चले थे बुध, बुध में चले थे चंद्रमा। तो शनि की महादशा, बुध की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में इनके संतान हुई। तो अब आप इन डेट को नोट कर लीजिए, ताकि हम अब अपने जो चार्ट है उस पे वापस से आ जाएं और उसको समझ लें। अब चार्ट से मैं आपको समझाऊंगा। एक यहाँ पर बुध, वहाँ पर कौन है? शनि, 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 और शनि, शनि, चंद्रमा। अब इनकी स्थिति को देख लेते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाएगा क्या कंडीशन रही होगी। देखिए, यहाँ हम लग्न में अगर देखें तो मैंने अभी आपको बताया था कि लग्न में पंचम भाव में कौन सी राशि है? पंचम भाव में बैठी हुई ये राशि है जो मिथुन है। मिथुन के स्वामी कौन होते हैं? बुध। तो जब इनके ऊपर शनि में बुध चले और बुध में चंद्रमा चले, तो क्योंकि बुध और चंद्रमा साथ साथ हैं, पंचम भाव के अधिपति और चंद्रमा, तो इनकी इस युति में भी क्या हुआ? संतान की उत्पत्ति हुई। फिर दूसरी कंडीशन आई थी जिसमें हम चंद्र कुंडली को देखें, इसमें चंद्र कुंडली प्रभाव भी ज़्यादा आपको दिख रही है। यहाँ देखिए चंद्र कुंडली में आप देखोगे तो चंद्रमा से ये पंचम भाव के अधिपति कौन होते हैं? शनि होते हैं। पंचम भाव के अधिपति कौन होते हैं? शनि होते हैं। तो शनि पंचमेश हो गए यहाँ पर। तो शनि की जब पहली संतान हुई तो शनि की महादशा, फिर दूसरी हुई तो शनि की अंतर्दशा। पहली संतान में शनि की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, ये तीनों हमें देखने को मिली। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि क्या कंडीशन रही। अब देखिए, जब पहली संतान हुई, जब शनि में शनि, शनि की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतर दशा और शनि की महादशा चली, तो उस समय में तुला में गोचर था शनि का। तुला में शनि का गोचर था। अब चंद्र कुंडली अगर हम यहाँ रखें तो यहाँ यहाँ शनि बैठे हुए थे। अब यहाँ बैठे हुए थे, इसका कहने का अर्थ क्या हो गया कि जो शनि है वो चंद्रमा के और बुध के साथ, यानी कि पंचमेश के यहाँ साथ में युति बना रहे थे इस आधार पर। दूसरा, गुरु को देखें तो गुरु उस समय किस में चल रहे थे? तो गुरु उस समय थे धनु राशि में, गोचर में थे धनु राशि। तो धनु यहाँ पर है। यहाँ से अगर हम देखें गुरु से, तो स्थिति क्या रही? यहाँ मैं लग्न को एक बार लग्न से दिखाता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। गुरु किस में थे? गुरु धनु राशि में थे। धनु का अर्थ हो गया यहाँ, यहाँ गुरु बृहस्पति बैठे। अब यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो इन्होंने सातवीं अपनी जो दृष्टि है उससे पंचम भाव को देखा। तो कहने का अर्थ हो गया गुरु ने भी देख लिया, और वहीं जो शनि है वो तुला में बैठ कर खुद जो पंचमेश है उससे उसके घर में बैठ गए। तो कुल मिलाकर यह संतान उत्पत्ति का समय बन रहा था। गोचर से हम देख चुके इस बात को। दूसरी संतान की बात करें, शनि में शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा थी जब 31/8/1986 को। तब क्या हुआ था? तब गोचर में कौन था? तो वृश्चिक में तो शनि थे। वृश्चिक राशि यानी कि 8 नंबर जहाँ लिखा है, यहाँ शनि थे। यहाँ कौन थे? शनि। और कुंभ में गुरु थे। जहाँ 11 लिखा होगा वहाँ गुरु बृहस्पति थे, या गुरु बृहस्पति थे। यहाँ पर गुरु बृहस्पति थे जो लग्न है यहाँ। अब लग्न से देखें तो गुरु बृहस्पति कहाँ देखेंगे? 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि गुरु की यहाँ पर पड़ गई। पंचम दृष्टि किसके ऊपर पड़ गई? यहाँ जो बुध बुध का घर है यानी कि पंचम भाव है, वहां पर गोचर के गुरु की दृष्टि पड़ गई। तो एक योग ये बन गया। शनि कहाँ है इस समय? तो इस समय शनि वृश्चिक राशि में थे, यहाँ 8 नंबर की राशि में थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी ये कहाँ बैठे? यहाँ पर आकर
यहाँ आके यहाँ इनकी दृष्टि गई, एक एक दृष्टि इनकी यहाँ गई, और एक दृष्टि इनकी कहाँ जाती है, जो वृश्चिक में बैठे हुए शनि हैं इनकी एक दृष्टि कहाँ जाती है, 1 2 3 राहु के ऊपर इनकी दृष्टि गई। और राहु से हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो शनि का घर है वहाँ इनकी दृष्टि जाती है। तो यहाँ पर यह स्थिति इनकी बन जाती है, जो कि गोचर से भी हमें स्पष्ट दिख रही है। अब हम तीसरी जो संतान है उसका देखें तो शनि कहाँ थे, वो धनु राशि में थे। शनि कहाँ थे, धनु राशि में, धनु यानी कि बृहस्पति के घर में। और गुरु कहाँ थे, वो वृषभ राशि में थे, यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा होगा वहाँ थे। तो इस आधार पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ इनका 6 पड़ रहा था बुध का। और अगर यहाँ से हम देखें शनि का, तो यहाँ शनि कहाँ बैठे हुए हैं, तो शनि बैठे हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब गुरु की दृष्टि पंचम यानी कि शनि, जो कि चंद्र कुंडली के आधार पर कौन है, पंचमी से उनके ऊपर जा रही है। तो स्पष्ट रूप से हमें सभी गोचर आदि का जो प्रभाव दिखा और कैसे क्या रहा, ये हमने इस जन्म पत्रिका में देखा, और इस जन्म पत्रिका से आपको यह स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। अब एक जन्म पत्रिका और हम देखेंगे, उसकी और चर्चा कर लेते हैं, तो आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा।